आप तो सुपर। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द श्रीजी स्टडी सेंटर प्लेटफॉर्म, जहां पर हम कर रहे थे यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी विथ ऑल द PYQ ऑफ मिक्स क्वेश्चन सीरीज। तो आइए और स्टार्ट करते हैं विथ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज। ठीक है, and this is the first question in front of you. Just see it that assertion और reason का क्वेश्चन है। ठीक है, हमें हमेशा ये देखना होता है कि जो हमारा assertion है वो रीजन से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेट्स बिगिन विद द रीडिंग ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन एवर ऑफ टुडे। ठीक है, डेटा मस्ट बी ऑथेंटिक बिकॉज इट कैन बी एनी वैल्यू इन अ हिस्टोरिकल रिसर्च। ये बोल रहा है, आपकी हिस्टोरिकल रिसर्च की बात कर रहा है रिसर्च में से, कि जो डेटा है वो हमेशा ऑथेंटिकल होना चाहिए बिफोर इट कैन बी एनी वैल्यू इन हिस्टोरिकल। ठीक है, अगर वो हिस्ट्री बनने वाला है तो उसकी पहले पता होनी चाहिए कि डेटा ऑथेंटिकल रहे। येट प्रूफ ऑफ ऑथेंटिसिटी डज नॉट establish its value, it must also be accurate। ऑथेंटिसिटी के साथ आपको एक्यूरेसी भी देखनी है। क्या ये सही है? ये बोल रहा है कि इससे प्रूव नहीं होता अगर ऑथेंटिक है कि इट इज एस्टेब्लिश इट्स वैल्यू मस्ट बी ऑल्सो एक्यूरेट। ये आपकी ऑथेंटिसिटी और एक्यूरेट दोनों चीजों को लेके चल रहा है। ठीक है, सेकंड बोल रहा है एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म इज therefore refer to as lower criticism of the data। तो बताइए क्या चीज है जो आपके एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म है, वो क्या है, लोअर है या नहीं है। ठीक है, तो इसका तो अब तक आ गया होगा कि फर्स्ट बिल्कुल सही कह रहा है, और हमें ये भी पता है हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर जब भी हम बात करते हैं तो क्या होता है, हमेशा क्रिटिसिज्म होता है। ये तो इसका कीवर्ड है। तो इज इट करेक्ट? यस, इट इज करेक्ट। एक्सटर्नल और जो हमारी होती है क्रिटिसिज्म, वो ही आपका रेफर करता है क्या, क्रिटिसिज्म ऑफ डेटा। इसके अंदर लोअर डेटा, ठीक है, लोअर क्रिटिसिज्म ऑफ डेटा। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन बोथ असर्शन एंड रीजन इज करेक्ट। ये हिंदी में मेक अ लुक कि ये क्या है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन। When a particular statistics in a research situation is evidently declared to be significant, make sure that ये है की पॉइंट क्वेश्चन का। सिग्निफिकेंट की बात कर रहा है किसकी, हमारे स्टैटिस्टिक की रिसर्च के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन विल बी कंसिडर्ड टेनेबल? कौन सा है, हिंदी में भी देख लीजिए, एक बार हिंदी में भी देख लीजिए। आंसर 1 किसका? जय सिंह, जय सिंह जी, आंसर 1 किसका बोल रहे हैं आप? सेकंड क्वेश्चन चल रहा है, सेकंड का बताइए क्या होगा। देखिए, इसके अंदर नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, या उल्टा बोल रहा है इस चीज का। ये तो कभी नहीं होगा, दोनों एक साथ कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, नल हाइपोथेसिस में क्या होगा, H0 और H1। ये तो होगा आपका रिजेक्टेड और ये होगा आपका एक्सेप्टेड, जब सिग्निफिकेंस है तब। ओके, ए एंड बी इज योर करेक्ट आंसर। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए बताइए। चांसेस और एक्सीडेंटल एरर इन रिसर्च कॉज obtained results to depart from the true value as often in one direction or in another। ठीक है, systematic errors causes obtained result in research to vary in a particular direction and is far more likely to catch। रिसर्चर बताइए क्या होगा, आंसर बताइए इसका फटाफट।
यस, ये दोनों क्या है, सही है, पूरा पूरा आंसर। कैसे? चांसेस और एक्सीडेंटल एरर, जो एरर की बात कर रहा है इन रिसर्च कॉज ऑब्टेन रिजल्ट्स टू डिपार्ट फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। हाँ, ट्रू वैल्यू से अपार्ट हो सकता है, सपोज यहाँ ट्रू है, एक्सीडेंट या एक्सीडेंटल एरर की वजह से वो इधर या उधर अलग अलग डायरेक्शन में जा सकता है। सिस्टमेटिक एरर्स जो होते हैं, जो सिस्टमेटिक एरर्स की बात कर रहा है, causes obtained results in research to vary in the particular direction and is far more likely to catch the researcher by the surprise than is a chance error। देखिए, जो सिस्टमेटिक है, सिस्टमेटिक एरर को आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन चांस एरर में आपको पता नहीं होता है कि कौन सा हो रहा है, क्या हो रहा है, अनसर्टेनिटी रहती है, ठीक है, समझ में आई ये चीज, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, एक बार हिंदी में भी देख लीजिए प्लीज। आइए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर अब हमें देखना है कि असर्शन और रीजनिंग क्या बोल रही है। अ क्रॉस ब्रेक इज अ न्यूमेरिकल टेबुलर, क्रॉस ब्रेक की बात कर रहा है, इज अ न्यूमेरिकल टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजुअली इन फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज और इसमें बोल रहा है फॉर्म इन विच वेरिएबल्स आर क्रॉस partition to, हाँ ओके, क्रॉस पार्टीशन टू स्टडी रिलेशंस बिटवीन देम, ये अलग अलग नीचे लिख रखा है ना। A cross break is a numerical tabular presentation of data usually in frequency or percentage form in which variables are cross partitioned to study relation between them। Obviously जब आप परसेंटेज लिखते हैं तो ऊपर नीचे लिखते हैं ना, जैसे 15%, तो ये 100 का 15%, ये मान के चलते हैं हम, ठीक है। तो इसके अंदर ये होता है, ऑब्वियसली होता है। द कैटेगरीज आर सेट अप अकॉर्डिंग टू द रिसर्च हाइपोथेसिस, ठीक है, जो कैटेगरीज है वो हाइपोथेसिस के इसमें दे रखी है, बताइए क्या होगा। हिंदी में भी देख लीजिए इसको। जी हाँ, अगर आपको आंसर आ चुका है तो जी इसका आंसर होगा फर्स्ट, बहुत ही सही, क्योंकि ये क्या बात कर रहा है, रिसर्च की कैटेगरीज की बात कर रहा है। जब आप रिसर्च करते हो हाइपोथेसिस की कैटेगरीज बनती है ना, 95% वो सारी चीजें, तो उस कैटेगरी की बात कर रहा है हाइपोथेसिस के लिए, ठीक है, बनती है ना 95%, 99% वाली कैटेगरी, दैट इज द करेक्ट एंड द करेक्ट रीजन फॉर द सेम। आइए, हाँ ये बताइए जल्दी से, मैच द फॉलोइंग करना है। हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, सैंपल किसे कहते हैं, रिसर्च टूल्स किसे कहते हैं, या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट किसे, बताइए। ये बहुत इजी है, नॉन पैरामेट्रिक तो आपको पता ही है क्या होते हैं। A subset drawn from a larger set to represent it, device using which data are collected in research, it is a statistical test that does not make assumption about the parameters। देखिए, आपको ये तो पता ही है, जो assumptions की बात करता है वो assumption हमारा पैरामीट्रिक की बात करता है, ठीक है, तो नॉन assumption वाला कौन बात करेगा, पैरामेट्रिक होता है assumption based। क्या होता है, assumption based, ये होता है फ्री, assumption फ्री होता है। तो मतलब डी का तो आपका फर्स्ट बन ही गया, ठीक है, तो ये तो ऑटोमेटिक आंसर आ गया, फर्स्ट ही होगा। सी का फिर हम बात करते हैं बी की, ए की बात करते हैं, चलो, तो ये टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है, ठीक है, अ टेंटेटिव स्टेटमेंट इंडिकेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू वेरिएबल्स। तो ये इसका तो फोर्थ होगा, ए का फोर्थ है। फिर आपका सैंपल की बात कर रहा है, तो सैंपल क्या होगा आपका, अ सबसेट ड्रॉन फ्रॉम द लार्जेस्ट सेट ऑफ रिप्रेजेंट, जैसे ये पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन में से आपको एक सैंपल निकालना है, जैसे ये पार्ट निकालना है, ओके, तो ये जो पार्ट निकलेगा वो सबसेट ही हुआ ना इस बड़े वाले का, तो ये तो है पॉपुलेशन और ये है आपका सैंपल, समझ में आई ये चीज, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है रिसर्च टूल, तो ये तो हमारा ऑटोमेटिकली पता चल गया, रिसर्च टूल क्या होगा, सी सेकंड डिवाइस यूजिंग
which data are collected in the research. It is easy, सबसे easy फॉर्म है. एक बार हिंदी में देखिए. चलो बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बताइए, क्वांटिटेटिव की बात कर रहा है. क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराजिन विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड आर गिवन रेफरेंस. ठीक है, क्वांटिटेटिव की बात कर रहा है. क्वांटिटेटिव मतलब डिडक्टिव की बात कर रहा है. डिडक्टिव मतलब आप प्रोबेबिलिटी की बात करोगे. ठीक है, अब इसमें से कौन कौन से प्रोबेबिलिटी के अंदर आते हैं. पहले तो देखिए, जो नॉन प्रोबेबिलिटी है आपको पता है वो काट देना. ठीक है, तो ये स्नोबॉल तो हमें अच्छे से पता है दिस इज नॉन प्रोबेबिलिटी. ठीक है, और स्ट्रेटाफाइट हाँ प्रोबेबल में आता है. इसमें भी सिंपल रैंडम प्रोबेबिलिटी में आता है. क्वाटा हमारा किस में आता है. क्वाटा हमारा आता है नॉन प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो ए बी और ई जिसमें है, ए बी और ई दैट इज योर सेकेंड. इसमें देखो, अब एक एक चीज मैं आपको बताती हूँ. स्ट्रेटाफाइड और ये सब में देखो, सिंपल जब हम बात करते हैं, सिंपल रैंडम मतलब आपने नॉर्मली बिना सोचे समझे उठा लिया है, एकदम सिंपल रैंडम, रैंडमली किसी चीज को उठा लिया वो. अब स्ट्रेटा में क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड में ही होता है. इसके अंदर अलग अलग क्या बनता है, स्ट्रेटा बनता है ना. तो वो होमोजीनियस तो होते हैं विद इन और हेट्रोजीनियस होते हैं बिटवीन. क्या होते हैं, होमो बिटवीन, होमोजीनियस विद इन. होमोजीनियस किसमें होते हैं, विद इन खुद में. लेकिन हेट्रो किसमें होते हैं, अलग अलग बिटवीन. जो ये ग्रुप्स है इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस आएगा, ऑब्वियसली आएगा, है ना. जैसे हम मान के चलते ए बी और सी ये कैटेगरी में. लेकिन जब हम उसकी बात करते हैं क्लस्टर की, क्लस्टर्स में क्या होता है बताइए. क्लस्टर के अंदर आप क्या करते हो, ए बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड. देखो क्लस्टर के अंदर क्या होता है, वो होते हैं हेट्रो विद इन. हेट्रो तो होते हैं आपस में, और होमोजीनियस, होमोजीनियस होते हैं आपस में, बिटवीन होते हैं. तो होमोजीनियस तो बिटवीन होंगे और इसका जस्ट अपोजिट होता है. ठीक है, स्नोबॉल जो आपका नॉन प्रोबेबिलिटी, उसमें चेन सिस्टम बनती है, ऐसे ऐसे जाता है डेटा. ठीक है, एक के पास एक, दूसरे के पास दो. तो आई होप ये वाला आंसर सही आ गया होगा आपको. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट. बताइए, आइडेंटिफाई दो स्टेटमेंट विच डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ क्वालिटेटिव. वापस क्वालिटेटिव की बात कर रहा है, वो भी उसके पैराग्राफ में. ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है बताइए. अब क्वालिटेटिव है तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा, नॉन प्रोबेबिलिटी होगा, इंडक्टिव होगा. जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो पहले उसके नेचर को डिफाइन करें. जैसे कि अगर क्वालिटेटिव है तो क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या क्या होता है वो कैटेगराइज करें, जैसे क्वांटिटेटिव में हमने पहले किया था. तो नाउ चेक दिस कि रिसर्चर टेंड्स टू एनालाइज देयर डेटा इंडक्टिवली. इंडक्टिवली मैंने बताया है ऑलरेडी. आपका क्वालिटेटिव क्या होता है, इंडक्टिव का पार्ट होता है. गुड, ठीक है. फिर आता है द सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस इज टेस्टेड वाया नल हाइपोथेसिस. फिर डेटा टेक द फॉर्म ऑफ वर्ड्स और पिक्चर्स. फिर एक्चुअल सेटिंग आर द डायरेक्ट सोर्स ऑफ डेटा. इट अज्यूम्स दैट 3 आर द सोशल फैक्ट्स विथ अ सिंगल ऑब्जेक्टिव रियलिटी. बताइए, देखिए ऑब्जेक्टिव की बात कौन करता है, ये आपको पता होना चाहिए. ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा तो ई तो ऑप्शन वैसे ही गया. ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं बी भी है ना, क्या बोल रहा है, नल हाइपोथेसिस की बात कर रहा है. बताइए क्या होगा. ठीक है, बी आपके हाइपोथेसिस की बात कर रहा है जिसके अंदर एक्सपेरिमेंटल होता है. ये भी आपका क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी बता रहा है. ठीक है, तो मतलब बी भी हट जाएगा. तो देखो कितना इजी हो जाता है जब आप एक चीज को हटा देते हो कि ये इसका फीचर नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाता है ए सी और डी. दैट इज, ये तो हमें पता है इंडक्टिवली होता है, दैट इज करेक्ट. सबसेट ये नहीं होगा, सबसेटिव.
ठीक है। फिर आपका सी, डेटा टेकन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स एंड पिक्चर्स, यस लेता है। एक्चुअल सेटिंग आर द डायरेक्ट सोर्स, गुड। एक्चुअल सेटिंग जैसे ग्राउंडेड थ्योरी में लेते हैं हम लोग, बिहेवियर थ्योरी में लेते हैं, एथनो में लेते हैं, ये सारी चीजें क्या है, डायरेक्ट सोर्स होते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट, यस डी इज द करेक्ट आंसर। आइए, ये वापस स्टेटमेंट बेस्ड है। इट इज रिलेटिवली इजियर टू मॉनिटर एंड रेगुलेट वाटर पॉल्यूशन। क्या वाटर पॉल्यूशन इजी है? caused by non-point source than point source. Non-point sources of water pollution may be fairly uniform and predictable throughout the year. ये बताइए, ये क्वेश्चन आ चुका है आपका पहले भी। देखिए, इसमें एक मिस्टेक है जिसकी वजह से ये दोनों क्या गलत है, बहुत स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स। देखिए, पॉइंट की जगह अगर नॉन पॉइंट होता और नॉन पॉइंट की जगह पॉइंट होता तो आंसर आपका बन जाता। यहाँ अगर नॉन होता, यहाँ अगर पॉइंट होता, तो पॉइंट सोर्स को आप यूनिफॉर्मली निकाल सकते हो थ्रू आउट द ईयर प्रिडिक्ट करके, एंड इट इज रिलेटिवली इजियर कि आप पॉइंट को निकालो, क्योंकि इसके बारे में हमें पता है, उल्टा दे रखा है। अगर ये नाम अगर एक्सचेंज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आई होप ये तो आ गया होगा। आइए नेक्स्ट, हाँ जी, 2/3 ऑफ मतलब बाय 2025 2/3 ऑफ वर्ल्ड्स पीपल विल बी लिविंग इन वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज। ग्रोथ ऑफ द वाटर विड्रॉल and consumption in industrial sector is going to overtake that in agriculture sector by 2025। जी बताइए इसका आंसर। देखिए, इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट तो आपकी क्या है, ट्रू है, यहाँ पे फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट ट्रू है बट सेकंड फॉल्स है। ये एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है। जो आपकी 2/3 है ऑफ वर्ल्ड्स पीपल विल लिविंग इन द वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज में, ठीक है, बाय 2025 में ग्रोथ ऑफ द वाटर विड्रोवल एंड कंजप्शन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर इज गोइंग टू ओवरटेक। नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर से लेंगे तो एग्रीकल्चर किससे लेंगे, खाना पहले इंपॉर्टेंट है ना, तो वो चीज है, एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं अफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल की बात कर रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल exempted countries, ठीक है, such as exempted countries मतलब जो क्योटो प्रोटोकॉल को नहीं मानती है, exempt कर रखा है, such as exempted countries as India and China from rolling back their greenhouse gas emission by about 5% below 1990 and by 2021 12। बताइए, और ये क्या बोल रहा है, assumption was exception was given to India and China as their contribution to the total greenhouse gas emission of the world was insignificant in 1997। जी बताइए। आंसर में देख रही हूं, थर्ड बोला, ओके, यस, ए इज ट्रू है और आर फॉल्स है। आपका ये बिल्कुल सही कह रहा है, 1990 की बात कर रहे हैं, ठीक है, बाय 2012 में होना चाहिए, ठीक है, 5% का, पर ये गलत है। जी हाँ, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020, ये आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी द फंक्शन ऑफ नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। एनईटीएफ का फोरम में से कौन सा नहीं है, इसकी बात कर रहे हैं, जल्दी बताइए। टू envision strategic trust areas in educational technology, to build intellectual and institutional capacities in educational technology, yeah, to provide grants for setting up the educational technology centers in central government institution, to articulate new direction for research and innovation in a research technology। जल्दी से बताइए इसका आंसर, बहुत इजी है।
वेटिंग फॉर द आंसर्स। जी, ये वाला जो ऑप्शन है, टू प्रोवाइड ग्रांट्स, ठीक है, ग्रांट्स फॉर द सेटिंग अप एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ये एब्सोल्युटली गलत है, बाकी सारे सही है। देखिए, नॉट द फंक्शन टू एनविजन, एनविजन करना स्ट्रेटेजीज फर्स्ट एरिया एजुकेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज ट्रू। ओके, फिर बात कर रहा है टू बिल्ड इंटेलेक्चुअल एंड इंस्टीट्यूशन कैपेसिटीज इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज ऑल्सो ट्रू। टू आर्टिकुलेट न्यू डायरेक्शन, एब्सोल्युटली सही। ठीक है, आइए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, बताइए। नेशनल जो स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है इज अ competency based framework that organize all the qualifications according to the series of level। ठीक है, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से कौन कौन से लेवल है जो इसमें से है, बताइए। इसमें एक ऑप्शन दे रखा है क्या, एक डी वाला ऑप्शन है, एटीट्यूड वाला, है ना, एटीट्यूड। बताइए जी। इसमें आपका आएगा नॉलेज, और स्किल आएगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं, और आएगा आपका ई, एप्टीट्यूड। ठीक है, ए सी और ई, दैट इज योर सेकंड ऑप्शन। ठीक है, नेशनल फ्रेमवर्क, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट। यस, सेकंड है इसका आंसर, ए सी और ई आएगा। नेक्स्ट आइए, फुल फॉर्म बनानी है, बतानी है इसकी, NHERC की फुल फॉर्म क्या होगी। ये यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है, बताइए, अब बताइए, अब आ जाएगा आंसर। हाँ जी, यस, थर्ड इज द करेक्ट आंसर, दैट इज नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल है। केयरिंग वेयरिंग क्या होता है, ये कुछ नहीं होता, केयरिंग क्यों करेगा। ठीक है, नेशनल हायर, ये रिव्यू भी बॉडी नहीं है, ये आपकी क्या है, रेगुलेटरी बॉडी है। ओके, दैट इज रेगुलेट करने वाली। आइए नेक्स्ट। अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग gave us the names of 12 division of the solar zodiac, जो है ना हमारे वो जोडिक्स होते हैं जिसे हम राशि बोलते हैं। ठीक है, whose calculation of the earth circumference was not off the mark, बताइए, ये तो सबको पता है। कौन है जिसने जीरो का निर्माण किया, बताइए जल्दी। जीरो, जीरो वाले, आंसर प्लीज, आर्यभट्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट, फ्रॉम द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी, कमिटी की बात कर रहा है, द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कैब वॉज रिवाइव्ड इन 1935 में, किसके कहने पे हुआ था, बताइए कौन से में हुआ था। हायर एजुकेशन जो स्टैटिक पोर्शन है आपका, उसमें से क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। ये तो पता हो गया होगा। देखिए, कैब है ना आपका, हर्टोग जो है, हर्टोग है ना, हर्टोग कमिटी के द्वारा किया गया। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, NCVET की बात कर रहा है, एन ओवर रीचिंग स्किल रेगुलेटर वॉज
नोटिफाइड इन ईयर, कौन से ईयर में आई थी, जल्दी जल्दी बताइए इसको, कौन से ईयर्स में आई थी? कौन से ईयर में आई थी? नहीं, ये आई थी 2008 के अंदर, 18 सॉरी 2018 के अंदर ये बॉडी आई थी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट ऑन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी है उसके ऊपर कौन सा सबसे पहले टेक्स्ट बना हुआ था, बताइए। सांख्यकारिका, सिद्धांत शिरोमणि, सिद्धांत शिरोमणि, सूर्य सिद्धांत या ग्रीष्म या सूत्र? जल्दी से बताइए, वेटिंग फॉर द आंसर्स। किसने एस्ट्रोनॉमी की बुक से ये बनाई थी? यस, द करेक्ट आंसर इज सेकंड, बी एंड सी, दैट इज दिस सिद्धांत और आपका सी सूर्य, सिद्धांत शिरोमणि और सूरज सिद्धांत, सूर्य है वैसे, सूर्य। चलो आइए नेक्स्ट बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कन्वेंशनल लर्निंग, कन्वेंशनल पुराना, ट्रेडिशनल मेथड बोल सकते हो, कॉस्ट इफेक्टिव, टीचर सेंट्रिक लर्निंग, लर्नर ओरिएंटेड, प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम और रिक्वायर्ड रेगुलर अटेंशन, अटेंडेंस। जल्दी से बताइए। ये तो बहुत इजी है, इफ यू नो द डिफरेंस बिटवीन द मॉडर्न एंड नाउ तो आप आराम से लगा सकते हो। पहली बात तो ये कि जो अभी की एजुकेशन है वो है लर्नर ओरिएंटेड, तो सी वाले ऑप्शन तो कट ही जाएंगे, ठीक है। और उसके बावजूद आपको क्या करना पड़ता है, ये जो कॉस्ट इफेक्टिव है इसका कोई पता नहीं था पहले कि कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं है, दैट इज नॉट ए ऑल्सो। तो आपका जो आंसर बनता है, पहले के जमाने में टीचर सेंट्रिक थी, यस। प्रिस्क्राइब करिकुलम था, हाँ, जो बोल दिया गया वो बोल दिया गया, रिजिड होता था, क्या होता था, रिजिड, ठीक है। उसके बाद require regular attendance, yes, it was compulsory for everyone to attend the colleges or any of the gurukuls और ये सारी चीजें, तो ये आपका ऑप्शन सेकंड है, ओके। आई होप यू गॉट द ऑप्शंस करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, अब आइए। हायर ऑर्डर थिंकिंग की बात कर रहा है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कैन बी प्रमोटेड थ्रू, किससे होता है बताइए, हायर की बात कर रहा है, यस, आंसर सही है, आंसर इज, देखिए रूट लर्निंग हमेशा क्या होता है, मेमोरी लेवल पर, ठीक है। एक्टिव जो होता है वो होता है हायर लेवल ऑफ ऑर्डर, ठीक है। एक्टिव के अंदर आप क्या रहते हो, खुद से सारी चीजें करते हो, समझते हो, तो उसे बोलते हैं हम हायर, ठीक है। एक्टिव आपका आंसर है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, ये तो बहुत इजी था, बताइए कौन है इसमें से, क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गवर्नर जनरल एंड द वाइसरी who passed the Acts of Incorporation in Jan 1857, which provided for the establishment of universities at Calcutta, Bombay and Madras, जो है तीनों जगह, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास की बात कर रहा है। कौन है इनमें से जिन्होंने ये किया था, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटीज को स्टेब्लिश किया था, बताइए।
जी, इसका आंसर होगा आपका लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था वो आपके क्या थे इस समय, इन्होंने अंडर में ये यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश हुई थी। अब ये बताइए, while planning for the higher education development in India in the 21st century, तो क्या क्या चाहिए इसमें से, कौन कौन से गाइडिंग प्रिंसिपल है? ये तो वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको आना चाहिए कि क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, लास्ट जो ई ऑप्शन है वो आपका क्वालिटी है। ओके, ये क्या प्रिंट हुआ है, गलत हो गया थोड़ा, क्वालिटी लिखी है ना। कौन से प्रिंसिपल है बताइए इसमें से? देखिए, ये जो आपका इम्पैथी वाला पार्ट है ये तो नहीं होगा क्योंकि ये एक तरह से सोशल और मॉरल में आ जाता है। ठीक है, तो आपका होगा एसेस, फिर होगा इक्वलिटी या इक्विटी, या फिर अकाउंटेबिलिटी, एंड दिस इज क्वालिटी। तो जिसमें ऑप्शन है ए सी डी ई, ए सी डी ई, दैट इज योर थर्ड आंसर। ओके, ये प्रिंसिपल से इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट सिस्टम्स इज फोकस्ड ऑन लॉज ऑफ मैटर एंड फोर्स ऑफ कॉम्बिनेशन एंड डिसइंटीग्रेशन? बताइए इसमें से कौन सा, फटाफट कौन सा लॉ है? विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट सिस्टम की बात कर रहा है, फोकस करता था लॉ ऑफ मैटर्स एंड फोर्सेस ऑफ कॉम्बिनेशन एंड डिसइंटीग्रेशन? जल्दी बताइए। नहीं, फोर्थ नहीं होगा इसका आंसर। किसकी बात कर रहे हो फोर्थ? इट इज द वैशेषिका, वैशेषिका, दिस विल बी द आंसर। ओके, अकॉर्डिंग टू द एनईपी, ठीक है, 2020 के अंदर व्हाट परसेंटेज ऑफ लर्नर्स ऑफ स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन सिस्टम शैल हैव एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन बाय 2025? वोकेशनल एजुकेशन की बात कर रहा है, कितना परसेंट होना चाहिए बताइए? ये सारे जितने भी क्वेश्चन है ना फालतू नहीं है, ये सब पीवाईक्यू के क्वेश्चन है। अगर इनको नहीं कर पाओगे ना तो मतलब आप अभी तक तैयारी अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। बताइए इसमें। हाँ जी, इसका आंसर है 50%। 50%, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। 50% का ये दे रखा है, ये ना आपके स्टैटिक पोर्शन में से, स्टैटिक पोर्शन को ना रटा जाता है, रूट लर्निंग करनी चाहिए। इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, इसको आप लर्न ही कर पाओगे पढ़ के कि एनईपी 2020 के बारे में क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। देखिए, मैं ला रही हूँ आपके लिए क्वेश्चन, जितना आपको फायदा होगा उतना आप ज्यादा सीख पाएंगे, उतना ज्यादा आप स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू ओनली। कि जो पीवाईक्यू, जो आपके प्रीवियस ईयर के अंदर जो भी क्वेश्चंस आ रखे हैं वो मैंने लेके इसमें डाल दिया है। अब आपको देखना है कि ये आप कितना कर पा रहे हो कितना नहीं कर पा रहे हो। एक होती है थ्योरी को पढ़ना, कर लिया, चलो कितने मंथ तक थ्योरी ही पढ़ते रहोगे? इट्स हाई टाइम टू चेक ऑन यू। ठीक है, कि कितना आप पानी में हो, हाउ मच यू कैन परफॉर्म। सी, अब क्या होता है कि आपने पढ़ा है, उसको रिटेन करना है, वापस उसको रिकॉल करके आपको करना पड़ेगा ना। तो वो रिकॉग्नाइजेशन के लिए हम लोग ये क्वेश्चंस करते हैं, ताकि जिस पैटर्न से आ रहे हैं आप उस पैटर्न को पकड़ सके, उसको आप स्टार्ट कर सके। ठीक है, सो आई होप आप ये क्वेश्चंस कर पा रहे होंगे इजीली, बाद में भी मेरी वीडियो देखते होंगे रिकॉर्डेड वाली। तो थैंक यू सो मच एंड कल वापस मिलते हैं इसी टाइम पे, 8 बजे पे मिलेंगे कल हम लोग, और क्लास स्टार्ट करेंगे और ज्यादा एमसीक्यूज वगैरह हम लाके प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड नाइट, बाय।